जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसकी 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें लास्ट का एनालिसिस और लास्ट का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो लास्ट में आप एनालिसिस देखकर हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से एनालिसिस देखकर ज़रूर जाएं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके प्रश्न पत्र में कौन कौन से टॉपिक से एग्जामिनर सवाल बना रहा है और आपको कौन कौन से अपने टॉपिक अच्छे से पढ़ के और रिवीजन करके जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री हैं वो झंडा लाल किले पर फहराते हैं। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, झंडा जो है वो लाल किले पर ही फहराया जाता है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है लाल किले पर। भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो सीडीएस जो होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी फुल फॉर्म होती है। और सीडीएस का पद जो है वो 2020 में बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। भारत के जो प्रथम सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जो 8 दिसंबर को कुन्नूर में विमान दुर्घटना के कारण शहीद हो गए थे। कुन्नूर में विमान दुर्घटना के कारण शहीद होने के कारण रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया है। रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध जो है वो भरतनाट्यम नृत्य से है। ये भरतनाट्यम की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? तो हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम नृत्य में निपुण हैं। और भरतनाट्यम जो है वो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में 1858 ईस्वी में गया था। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिल चुकी थी। तो 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन ने अपने यहाँ इंग्लैंड में भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया और उसमें 2-3 बदलाव किए। एक तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसे हटा करके उसका नाम कर दिया गया भारत का वायसराय, और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था उस समय, तो उसे ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। और इस एक्ट में यह भी हुआ कि मुगल सम्राट का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। तो ये 2-3 प्रमुख बदलाव थे। और महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और यह कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया। मैग्ना कार्टा को कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को। यदि सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन में ना हो तो सोडियम थायोसल्फेट भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसे लगा सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, वो AgBr होता है। Ag जो सिंबल होता है वो सिल्वर का और Br जो होता है वो ब्रोमीन का सिंबल होता है। तो AgBr बन जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। यदि सिल्वर ब्रोमाइड ना ऑप्शन में हो तो सिल्वर थायोसल्फेट भी सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया था या 2001 की जनगणना के अनुसार। तो हम दोनों को डिस्कस किए ले रहे हैं यहाँ पर। 2001 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात जो था वो 933 था और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था वो 943 था। लिंगानुपात होता है वो प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत का यदि लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 1020 है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं अभी भारत में हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के जो नए CEO बनाए गए हैं वो अभिषेक सिंह को बनाया गया है। गरम और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ?
तो गरम और नरम दल का विभाजन जो था वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गया था और इसकी अध्यक्षता जो थी वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। और कांग्रेस का गरम दल के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। और नरम दल की बात की जाए तो नरम दल के जो नेता थे, नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय सेवक समिति की स्थापना की थी। और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 है। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राष्ट्रपति की स्थापना नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति की यह भारत का राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो लिया गया है हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है बिल्कुल वो इंग्लैंड के राजा की तरह है। इंग्लैंड का जो किंग होता है वो भारत के राष्ट्रपति के समान ही होता है, औपचारिक प्रधान होता है यह देश का। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि पायोट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पायोट जो शब्द है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। आवाज सारणी में किस समूह में केवल अधातु हैं? तो आवाज सारणी का एक समूह 17 है जिसे हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल अधातुएं ही पाई जाती हैं, अधातुओं को ही उसमें रखा गया है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं उन्हें समूह 17 में रखा गया है। और उन्हें याद करने की दोस्तों एक ट्रिक होती है कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इस ट्रिक से दोस्तों अपन 17वें समूह को याद रख सकते हैं। फिर से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आई आंटी एट 80 और फिर कल बाहर आई आंटी। तो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेनली हैलोजन समूह में पाए जाने वाले तत्व हैं। और इनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला जो क्रोड होता है वो बना होता है निकेल और आयोडीन से। पृथ्वी जो होती है वो 3 परतों से बनी होती है। सबसे ऊपर की परत को हम क्रस्ट कहते हैं, उससे नीचे की परत जो होती है उसे मेटल कहते हैं और सबसे अंदर की जो परत होती है उसे क्रोड कहते हैं। तो क्रोड जो होती है वो बनी होती है निकेल और आयोडीन से। मेटल की बात की जाए तो मेटल बनी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और क्रस्ट जो होता है, ऊपरी परत जो होती है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लोकसभा से कब पारित हुआ? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को 1 अगस्त 2022 को पेश किया गया। लोकसभा में यह 3 अगस्त को पारित हुआ और राज्यसभा में इसे 8 अगस्त को पारित कर दिया गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना किस अधिकार से संबंधित है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जिस समय मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी। 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या को 11 कर दिया गया है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। RCWH किस कार्यात्मक समूह का है?
तो RCOOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्यात्मक समूह है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि RCO यानी कि जो कीटोन होता है, RCO किस कार्यात्मक समूह का है? तो RCO इस सिंबल से आप समझते हैं कि ये कीटोन है। यदि आपसे CHOR जो होती है वो एक CH3 होता है, यानी कि इसके इस साइड कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो ये R उसी को एल्किल समूह को दर्शाता है। RCHO एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह होता है और ROH जो होता है वो एल्कोहल का कार्यात्मक समूह होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि दोस्तों GDP की परिभाषा पूछी गई थी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से मूल्यवर्धित मूल्य का मानक माप जो होता है वो GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है। देखिए दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है, यह पूछा गया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो समष्टि समग्र रूप से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है दोस्तों, वो यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो समग्र रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। ऐहोल मंदिर कितना पुराना है? तो ऐहोल मंदिर को 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो 7वीं शताब्दी यानी कि 600 कुछ में बनवाए गए होंगे ऐहोल मंदिर को। तो ये लगभग 1400 वर्ष पुराने हैं। देखिए दोस्तों, ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से CGL से रिलेटेड सभी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।